एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ेंगे, यानी कि राजकोषीय नीति और उसके उद्देश्य और उसके उपकरण। हर इकॉनमी में गवर्नमेंट जो है वो इकॉनमी को स्टेबलाइज करना चाहती है। गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट, इकॉनमी को स्टेबल करना, प्राइसेस को स्टेबलाइज करना और फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना। तो अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट कई तरह की पॉलिसीज़ बनाती है, जिनमें दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं। वन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड द सेकंड वन इज़ फिस्कल पॉलिसी। तो आज हम उसमें से फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। फिस्कल वर्ड जो है वो फिस्क से बना है। फिस्क वर्ड का मतलब है गवर्नमेंट ट्रेजरी, यानी कि गवर्नमेंट का खजाना। तो ट्रेजरी का मतलब खजाना हुआ, तो खजाने में या तो पैसा आएगा या फिर जाएगा। तो इट मीन्स गवर्नमेंट के खजाने से या गवर्नमेंट ट्रेजरी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में दो चीज़ें आ सकती हैं, एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी एक इकॉनमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, यानी कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, वो फिस्कल पॉलिसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि वो इकॉनमी में गवर्नमेंट इंटरफेयर करे ऐसा ज़रूरी ही नहीं मानते थे। लेकिन 1929-30 में जब वर्ल्ड डिप्रेशन आया, तो उस वर्ल्ड डिप्रेशन के बाद प्रोफेसर केन्स ने जब 1936 में उनकी बुक पब्लिश हुई, तो उसके बाद उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे गवर्नमेंट की मार्केट में आना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस देश के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि प्राइवेट सेक्टर देश के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा देश के लिए जो एक्सपेंडिचर्स किया जाता है या गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है, दोनों ही चीज़ें कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिस्कल पॉलिसी एक इकॉनमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मानी जाती है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसी है, जिसे गवर्नमेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाती है, उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब यहाँ पर हमने बार बार बात की कि गवर्नमेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पॉलिसी बनाती है, तो हम बात करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स हैं कौन से। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक देश में पूर्ण रोजगार। हर गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लाना चाहती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितने भी लोग प्रिवेलिंग वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार हैं, जितने भी लोग काम करने के लिए विलिंग हैं एट प्रिवेलिंग वेज रेट। प्रिवेलिंग वेज रेट मतलब मार्केट में जो वेज रेट चल रही है उस वेज रेट पर जितने भी लोग काम करने के लिए तैयार हैं, उन सबको जब काम मिल जाता है तो फुल एम्प्लॉयमेंट आ सकता है। एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करता है और एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अगर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कम है तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर उस एम्प्लॉयमेंट को पूरा किया जा सकता है और फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जा सकता है। तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का मतलब है कि हमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। अब गवर्नमेंट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ा सकती है? इसके लिए गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर सकती है और अपना एक्सपेंडिचर्स जो है वो बढ़ा सकती है। अभी हमने यहाँ पर ऊपर बात की कि फिस्कल पॉलिसी में दो तरीके होते हैं, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता है। रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? टैक्सेस के ज़रिए। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे करती है? कंट्री के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, इकॉनमी में ब्रिज बनाना, सड़कें बनाना, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़, या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप करती है, इसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट देश में एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकती है? अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देती है तो लोगों के पास जो पैसा बचा, अब ज़्यादा पैसा बचेगा क्योंकि टैक्सेस कम हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं।
इसके अलावा गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर्स बढ़ाती है तो लोगों को काम मिलेगा। अगर गवर्नमेंट कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू कर देती है तो वहाँ पर लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्टर भी चाहिए होगा, सामान भी चाहिए होगा, तो उससे देश में काम जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ओवरऑल बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर भी मोटिवेट होगा, तो प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ओवरऑल इकॉनमी ऊपर की तरफ जब जाएगी, तो इनकम इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो उससे धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने इन दो इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, टैक्सेस के ज़रिए और एक्सपेंडिचर्स के ज़रिए, गवर्नमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। अगला मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्राइसेस को स्टेबल करना। इकॉनमी में प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। जब प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ते हैं तो उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, और अगर प्राइसेस डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे हम डिफ्लेशन या डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन को भी रोकना ज़रूरी है, डिफ्लेशन को भी रोकना ज़रूरी है। तो जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस वक्त गवर्नमेंट इसको कैसे रोक सकती है? प्राइसेस बढ़ना या इन्फ्लेशन का आने का मेन कारण होता है जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। अब डिमांड ज़्यादा क्यों है? हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं इसको। डिमांड, लोग इतनी डिमांड क्यों कर रहे हैं? डिमांड कैसे इतनी ज़्यादा हो गई सप्लाई से? हो सकता है लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, लोग उस मनी को खर्च करना चाह रहे हैं, तो लोग लगातार डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो इसको ठीक करने का तरीका ये है कि डिमांड और सप्लाई को बराबर लाया जाए। उसके लिए लोग जो अननेसेसरी डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड को हम कंट्रोल कर लें। तो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हम डिमांड करने के लिए मना नहीं कर सकते। तो डिमांड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? लोगों के हाथों में जो एक्स्ट्रा मनी है जिसे लोग डिमांड के लिए यूटिलाइज करें, उस एक्स्ट्रा मनी को स्क्वीज कर लिया जाए, उनसे ले लिया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उसके लिए गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा सकती है। टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा? जब गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस लगा देगी तो टैक्सेस के ज़रिए लोगों से पैसा ले लेगी, लोगों के पास पैसा कम बचेगा, पैसा कम बचेगा तो वो डिमांड कम करेंगे। यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है, इनडायरेक्ट की नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से तो चीज़ों के प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस की मैंने बात की है कि जब डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देंगे तो लोगों से पैसा ले लिया जाएगा, लाइक इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। इससे लोगों से पैसा हम ज़्यादा स्क्वीज़ कर सकते हैं, उससे लोगों के पास जो अननेसेसरी पैसा है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो लोगों की डिमांड ऑटोमेटिकली कम होकर इसके इक्वल आ जाएगी। और डिफ्लेशन के केस में उल्टा किया जा सकता है, क्योंकि डिफ्लेशन क्यों है? क्योंकि डिमांड नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, इसीलिए प्राइसेस गिर रहे हैं। तो लोग डिमांड करें, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि गवर्नमेंट टैक्सेस को पहले से रिड्यूस कर दे, या ऐसा भी कर सकती है गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दे। क्योंकि लोग डिमांड कम क्यों कर रहे हैं? हो सकता है लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं हो सकता है? काम नहीं है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए, कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू करे जिससे लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। या फिर टैक्सेस अगर ज़्यादा हैं तो टैक्सेस रिड्यूस कर दे, जिससे लोगों के पास पैसा बचेगा, डायरेक्ट टैक्सेस कम कर दे, इनकम टैक्स कम कर दे, तो लोगों के पास पैसा बचेगा, पैसा ज़्यादा होगा तो लोग डिमांड ज़्यादा कर पाएंगे, तो डिमांड बढ़कर सप्लाई के इक्वल हो जाएगी और हम डिफ्लेशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि देश में जो इकोनॉमिक लेवल पे इनइक्वालिटी है उसे हमें रिड्यूस करना है। ये हर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि एक कंट्री को हम तब तक डेवलप नहीं कह सकते अगर वहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी है। चाहे इनकम, ओवरऑल इनकम कितनी भी बढ़ती चली जाए, लेकिन जब तक देश में इनइक्वालिटी है उसे हम डेवलप नहीं बोल सकते। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी का मतलब है कि एक तरफ बहुत अमीर वर्ग है, रिच क्लास है, और एक तरफ बहुत पुअर क्लास है, और रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप है, उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। कि देश में इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन वो इनकम किसकी जेबों में जा रही है? वो रिच क्लास के पास जा रही है, गरीब वहीं का वहीं खड़ा है। तो
रिच और पुअर के बीच का गैप कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाता है तो हम उसे कहते हैं कि इनइक्वालिटी राइज कर रही है, तो उस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। तो रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप है एक, इस गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं? उससे अमीर के पास जो पैसा बढ़ता जा रहा है उस पैसे को उससे स्क्वीज कर लिया जाए और उस पैसे को हम पुअर के हाथों में दे दें। अब उससे क्या होगा कि थोड़ा सा इनके लेवल में कमी आएगी और इनका थोड़ा सा लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो जो गैप है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रिच से पैसा स्क्वीज कैसे किया जा सकता है? उनके ऊपर हायर रेट से डायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए जाए, इनकम टैक्स का रेट्स बढ़ा दे या वेल्थ टैक्स बढ़ा दिया जाए, उसका लेवल बढ़ा दिया जाए, तो उससे रिच क्लास से ज़्यादा टैक्सेस स्क्वीज किया जा सकता है। ठीक है, और उस टैक्सेस के पैसे से जो कलेक्शन होगा उसे हम पुअर पीपल के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ पर खर्च कर सकते हैं जिसका बेनिफिट इनको मिले। इनके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ पर वो पैसा खर्च किया जा सकता है, जिससे पुअर क्लास का थोड़ा थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा धीरे धीरे, और रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट किसके ज़रिए करेगी? टैक्सेस के ज़रिए, और टैक्सेस आर पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो इस तरह से फिस्कल पॉलिसी को इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, यानी कि इन पर टैक्सेस लगा दे और इनके लिए गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च कर दे। तो टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, इन दोनों के जरिए गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि एक देश का आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिकली कंट्री को डेवलप करना। इकोनॉमिकली कंट्री तब डेवलप होती है जब देश में इनकम बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, डिमांड बढ़ी, उससे पॉवर्टी कम हो रही है, बेरोज़गारी लगातार कम हो रही है, तो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं। और एक एक कंट्री में डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिमांड, और डिमांड का एक कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स अप होने शुरू हो जाएंगे। इससे कंट्री को डेवलप करने में आसानी होती है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाने में गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे? गवर्नमेंट कंट्री के लिए एक्सपेंडिचर्स करती है। किन चीज़ों पर एक्सपेंडिचर करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करती है। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस खोल सकती है, उन पर पैसा खर्च कर सकती है। उससे कंट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर से देश में कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। गवर्नमेंट के खर्च किए बिना, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से एक देश इतनी तरक्की नहीं कर सकता। तो कंट्री को, और ख़ास करके इंडिया जैसी एक बड़ी कंट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट का मार्केट में आना और गवर्नमेंट का खर्च करना, गवर्नमेंट का इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गए हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। फिस्कल पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है टैक्सेशन पॉलिसी, क्योंकि हमने बात की कि फिस्कल पॉलिसी में दो चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्सेस से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट आ जाता है टैक्सेशन पॉलिसी का। एक गवर्नमेंट, जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट खर्च करे कंट्री के लिए, खर्च के लिए पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? टैक्सेशन के ज़रिए। तो गवर्नमेंट टैक्सेशन के ज़रिए रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है। इसके ज़रिए गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। टैक्सेस दो तरह के लगाए जा सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है कि जिस पर लगाया जाता है उसी को फाइनली पे करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन हम किसी और पर आगे शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स को हम इसमें ले सकते हैं, या वेल्थ टैक्स को जो है वो लिया जा सकता है।
और इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि लगाया किसी पर जाता है लेकिन इसका फाइनल बर्डन किसी और पर जो है वो पड़ता है। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है जो सपोज़ वो बैग्स बनाते हैं, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स लगा देती है कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे, आप बैग्स जितने बैग्स बनाओगे उस पर आपको पर बैग इतना टैक्स हमें देना पड़ेगा। तो पहली बार में उस मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, लेकिन बाद में मैन्युफैक्चरर ने बैग की प्राइस में वो टैक्स जोड़ के कस्टमर से वसूल कर लिया, तो फाइनली वो बर्डन कस्टमर पे जाएगा, तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम जीएसटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब जो टैक्सेस होते हैं ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आते हैं। टैक्सेस से देश में जो रियल इनकम है वो कम होती है, क्योंकि जब भी टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोगों के हाथों में मनी कम हो जाएगी, उनके पास पैसा जो है वो कम हो जाएगा, और पैसा कम हो जाएगा तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर को हम रियल इनकम भी बोलते हैं। तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो इससे एग्रीगेट डिमांड कम हो सकती है, और अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करती है तो उससे मनी इनकम बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और डिमांड बढ़ सकती है। तो टैक्सेशन पॉलिसी को इस तरह से यूज़ किया जा सकता है कि गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहती है तो वो टैक्सेस को कम कर दे, और अगर एग्रीगेट डिमांड को कम करना चाहती है तो टैक्सेस को बढ़ा दे। यानी कि टैक्सेस का और एग्रीगेट डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी, अब गवर्नमेंट ने टैक्सेशन के ज़रिए जो पैसा इकट्ठा किया उस पैसे को क्या करेगी? उस पैसे को गवर्नमेंट खर्च करती है, क्योंकि वो पैसा वापस खर्च करके इकॉनमी में पहुंचाया जाता है लोगों के पास। अब गवर्नमेंट पैसा कैसे खर्च करती है? गवर्नमेंट दो तरीके से पैसा खर्च कर सकती है। जैसे कि हम लोग कंजम्पशन करते हैं, घर के लिए एसी खरीदा, टीवी खरीदा, फैंस खरीदे, तो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी ऐसा कंजम्पशन करती है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट को वहाँ पर एसी भी चाहिए, कूलर्स चाहिए, फैंस चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो उन सब चीज़ों पे पैसा खर्च कर रही है। तो मीन्स वो गवर्नमेंट उस चीज़ों को कंज्यूम कर रही है। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ज़रिए भी पैसा खर्च कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी कर सकती है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट की, कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा करने के लिए फ्लाईओवर्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, और जो फैसिलिटीज़ है डैम्स बना रहे हैं, तो ये सब जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आएगा। इससे भी पैसा खर्च होगा और वो पैसा मार्केट में आएगा। कंजम्पशन के ज़रिए भी पैसा खर्च होकर मार्केट में आएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स पर भी पैसा खर्च करती है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट से पैसा जो है वो पब्लिक को जा रहा है, लेकिन बदले में गवर्नमेंट कुछ नहीं ले रही है। ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स होता है, जैसे कि सब्सिडीज़ देना या पेंशन देना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना। तो इन सब चीज़ों से मार्केट में पैसा बढ़ेगा, इन सब से मार्केट में इनकम बढ़ेगी, लोगों के हाथों में पैसा बढ़ेगा, तो लोग डिमांड बढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट अगर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है तो उससे इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब इकॉनमी में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर एक्सपेंडिचर्स कम कर देती हैं तो उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट को ऑब्जेक्टिव क्या है? वो डिमांड को राइज करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, या डिमांड को कंट्रोल करना चाहती है। उसके ज़रिए गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसी को एडजस्ट कर सकती है। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है अगला, पब्लिक डेट पॉलिसी। गवर्नमेंट को पैसा सिर्फ टैक्सेशन से नहीं आता। गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट डेट्स भी ले सकती है, लोन्स ले सकती है पब्लिक से। पब्लिक से लोन अब गवर्नमेंट कैसे लेगी? गवर्नमेंट पब्लिक को ओपनली ऐसे नहीं कहती कि मुझे लोन चाहिए तो आप मुझे लोन दे दीजिए। गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्कीम्स निकालती है, लाइक हमने सुना है जैसे एनएससी होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या किसान विकास पत्र। गवर्नमेंट इस तरह के बॉन्ड्स या इस तरह की सिक्योरिटीज़ मार्केट में लॉन्च करती है। गवर्नमेंट लोगों को ऑफ़र करती है एनएससीज के, केवीपी, किसान विकास पत्र,
सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसी योजनाएं जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि आप इसमें पैसा लगाइए और आपको इतने टाइम बाद विद इंटरेस्ट ये पैसा मिलेगा। तो ये एक दिस इज़ अ टाइप ऑफ लोन, ये एक लोन का फॉर्म है कि गवर्नमेंट अब पहले आपसे पैसा ले रही है और एक फिक्स टाइम के बाद आपको वो पैसा विद इंटरेस्ट वापस करेगी। तो गवर्नमेंट इस तरह से डेट्स जो है वो पब्लिक से ले सकती है। तो गवर्नमेंट को अगर मार्केट में डिमांड को डिमांड को अगर बढ़ाना है, डिमांड को बढ़ाने के लिए तो गवर्नमेंट लोगों से डेट्स ले सकती है। और क्योंकि डेट्स कौन देगा? रिच पर्सन, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही एनएससी में, केवीपी में, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा वही लगाएगा। वो क्लास तो पहले ही डिमांड इतनी नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट उनसे पैसा ले लेगी और उस पैसे को लोगों के लिए खर्च करेगी, पुअर क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए। और वो पैसा जब खर्च करेगी तो मार्केट में आएगा, मार्केट में उस क्लास के पास जाएगा जो डिमांड करना चाहते हैं, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट डेट्स ले सकती है। एक्चुअली इसका इफेक्ट कई तरह से आ सकता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट डेट्स ले सकती है और उस पैसे को फिर वापस खर्च करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, या ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट लोगों का पहले से लिया हुआ लोन वापस कर दे। जो पहले के लोन गवर्नमेंट ने ले रखे, गवर्नमेंट पैसा वापस कर दे ताकि लोगों के हाथों में पैसा आए और डिमांड बढ़े। इसका इफेक्ट कई तरह से देखा जा सकता है। इसके अलावा पब्लिक डेट की एक और खास बात है कि ये डेट दो तरह का हो सकता है, इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट का मतलब है जब गवर्नमेंट देश के अंदर से ही लोन लेती है, अपनी पब्लिक से, अपनी कंट्री से। और एक्सटर्नल है कि जब गवर्नमेंट बाहर से लोन लेती है। गवर्नमेंट बाहर से भी लोन लेके उस पैसे को देश के लिए खर्च कर सकती है, देश के अंदर से भी लोन लेके उस पैसे को देश के लिए खर्च कर सकती है। लेकिन एक्सटर्नल डेट्स का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल डेट जब वापस करने का टाइम आएगा तो वो डेट्स का जब पैसा विद इंटरेस्ट वापस करेगी तो वो पैसा देश के अंदर ही रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट का पैसा वापस करेगी वो अपनी ही कंट्री की पब्लिक के पास जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल डेट्स के केस में इंटरेस्ट की फॉर्म में बहुत बड़ा अमाउंट हमारा देश के बाहर चला जाएगा। तो हमारी कंट्री का मनी, जो हमारी कंट्री का जो फंड है वो बहुत बड़ा फंड इंटरेस्ट की फॉर्म में आउटफ्लो हो जाएगा। सो एक्सटर्नल डेट्स जो है वो थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम हार्मफुल कह सकते हैं, और इंटरनल डेट्स जो है वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें पैसा देश के अंदर ही रहेगा। तो ये था पब्लिक डेट पॉलिसी। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। हिंदी में इसको घाटे के वित्त व्यवस्था कहते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब कि जब डेफिसिट के लिए फाइनेंस अरेंज किया जाता है। अब यहाँ पर किसके डेफिसिट की बात हो रही है? यहाँ गवर्नमेंट के डेफिसिट की बात हो रही है, गवर्नमेंट के घाटे की। घाटा कब होता है? जब रेवेन्यू कम रह जाए और एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं। जब गवर्नमेंट की इनकम कम रह जाती है और खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो गवर्नमेंट डेफिसिट में चली जाती है। अब उस डेफिसिट को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट उस फाइनेंस को अरेंज करने के लिए आरबीआई से लोन लेती है। आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है। अब जब वो नई करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को लोन देगी और गवर्नमेंट उस पैसे से अपने जो वो एक्सपेंडिचर्स पेंडिंग हैं उनको पूरा करेगी, तो वो नई करेंसी जो है वो मार्केट में आएगी। न्यू करेंसी विल एंटर इन द मार्केट। इस तरह से गवर्नमेंट अपने डेफिसिट के लिए फाइनेंस अरेंज करती है। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक इफेक्ट ये आता है कि जब वो नई करेंसी मार्केट में आती है तो लोगों के हाथों में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, देश में पैसा बढ़ेगा, इकॉनमी में सर्कुलेशन में मनी बढ़ जाएगी। और जब मनी सर्कुलेशन में बढ़ेगी तो लोग उससे क्या करेंगे? लोग डिमांड बढ़ा देंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो ये कंट्री में इन्फ्लेशन ला सकता है, इससे प्राइसेस बढ़ने का खतरा होता है। तो डेफिसिट को गवर्नमेंट ने ठीक तो कर लिया आरबीआई से लोन लेके नई करेंसी प्रिंट करके, लेकिन वो नई करेंसी मार्केट में जाके इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकती है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट
अपनाती तो है, लेकिन उसको एक लिमिट में अपनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग मार्केट में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब फिर जब एक प्रॉब्लम ख़त्म करने के बाद गवर्नमेंट को फिर इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट कर सकती है, बट इसे एक लिमिट में किया जाना चाहिए। तो ये हमारे मेन 4 इंस्ट्रूमेंट्स थे और आज हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि फिस्कल पॉलिसी को कैसे हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी वर्क कैसे करती है, वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।